स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह, जिस तरह आपने वहाँ सीखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम उसी तरह हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में से जितनी लाइंस पास कर रही हैं, और इसमें एक कंडीशन है, उसमें कंडीशन ये है दैट द एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा करेंगे बाय ड्राइंग अ कंपोनेंट्स ड्रॉ करके आप सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट पिक करेंगे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यूँ है कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस में से हम पास करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाने के लिए एक तरफ हमने रख देना है नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ हम रख देंगे साउथ पोल। यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे एंड होती हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन विल बी जस्ट लाइक दिस, कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। तो जितनी लाइंस इस सरफेस को कट करेंगी, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सिंबल यूज़ होता है फाई। इलेक्ट्रिक के लिए ई था, तो मैग्नेटिक के लिए हम बी लिख देते हैं, एम भी लिखा जाता है, दोनों ठीक है। मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यहाँ पर शो कर देता हूँ स्मॉल बी, ठीक। नेक्स्ट चीज़ फ्लक्स के लिए फार्मूला, तो यहाँ पर फ्लक्स के लिए फार्मूला है बी डॉट ए, और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान में होगा, और अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो बी डॉट ए। तो ये ए क्या चीज़ है फिर? इट इज़ नॉट द एरिया। यहाँ पर ए क्या चीज़ है? ए इज़ वेक्टर एरिया, या एरिया वेक्टर जिसको हम नाम देते हैं। ये ए इज़ वेक्टर एरिया एंड बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इफ वी हैव अ सरफेस विच इज़ इंक्लाइंड, मतलब ये है हमारे पास वो सरफेस जिसको हमने इंक्लाइन रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करवाते हैं यहाँ से कुछ यूँ। अब जब आप इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाएंगे तो सरफेस तो परपेंडिकुलर पड़ी है, ये डायरेक्शन है बी की, ये डायरेक्शन ये है ए। तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, वेक्टर एरिया इसके ऊपर यहाँ पर ड्रॉ होगा कुछ इस डायरेक्शन में। वेक्टर एरिया सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, या एरिया वेक्टर सरफेस के ऊपर कितना एंगल ड्रॉ करता है? 90। तो हम करेंगे क्या? हम यहाँ पर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेंगे, और कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो प्रोजेक्शन के अलॉन्ग मूव करते हैं। तो इस वजह से हम फार्मूला लिखते हैं फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा। So flux, magnetic flux is equal to BA cos of angle theta, where A is the area vector या vector area जिसे हम कहते हैं। वेक्टर एरिया क्या है? कोई भी सरफेस उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल, दैट इज़ कॉल्ड एरिया वेक्टर। के किसी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री, इस बोर्ड का अगर मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल जो है दैट इज़ कॉल्ड एरिया वेक्टर। नेक्स्ट चीज़ आ गई यूनिट। सबसे पहले हमने सिंबल डेफिनेशन की, फिर सिंबल, फिर फार्मूला, और अब आगे यूनिट। तो फार्मूला इसका है फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी के लिए हमने यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, और ए के लिए हमने यूनिट पढ़ा था मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को इस मीटर से कैंसिल करें तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और इसके लिए दूसरा नाम हम यूज़ करते हैं, और इसके लिए दूसरा नाम है जी वेबर। और वेबर के लिए सिंबल लिखा जाता है WB, वेबर।
नेक्स्ट इसमें एक और टर्म डिफाइन की गई है, यहाँ पर टर्म डिफाइन की गई है फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म इज फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ है? फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स पर यूनिट एरिया से मुराद ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट है सपोज, और इसका काफ़ी एरिया काफ़ी बड़ा है, और इसके हम फ्लक्स फाइंड करें तो वो तो इसका टोटल फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? इसके यूनिट एरिया का फ्लक्स। यूनिट एरिया कितना होता है? मतलब इसमें से मैं क्या करूँगा, मैं एक पोर्शन सेलेक्ट करूँगा, एक ऐसा पोर्शन जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, जिसकी विड्थ भी 1 मीटर हो। तो अब ये जो पूरा एरिया हमने ड्रॉ किया, ये पूरे का पूरा एरिया कितना है? दैट इज़ यूनिट एरिया। और यूनिट एरिया कितना होता है? दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है? फ्लक्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के 1 मीटर स्क्वायर का फ्लक्स कितना होगा। अब इसी चीज़ को लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया जिस तरह डिफाइन किया ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई यूनिट। हमने फ्लक्स का यूनिट निकाला न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो यूनिट पुट करते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ यूनिट वी राइट इट एज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को ऊपर सॉल्व करें, सो फ्लक्स डेंसिटी कम्स आउट एज न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये तो पुराना यूनिट है, और वो किसका था? बी का। सो बी का और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट सेम होता है। सो फ्लक्स डेंसिटी, इसको मैं फाई डी कह रहा हूँ, ये और बी का यूनिट दोनों का सेम है, और दोनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर विच इज़ इक्वल्स टू टेस्ला, और टेस्ला के लिए 1T, और एक और भी यूनिट इनके लिए यूज़ होता है, दैट यूनिट इज़ गॉस। सो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ गॉस। ठीक है, 1 टेस्ला बड़ा यूनिट है, 10⁻⁻⁴ गॉस। गॉस एक छोटा यूनिट है, आप वैल्यू उसकी देख रहे हैं 10⁻⁻⁴। तो अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू तकरीबन 1/2 10⁻⁴ गॉस है। ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसके लिए ये वैल्यू तकरीबन इतनी वैल्यू है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। नेक्स्ट इसमें यहाँ टॉपिक है जी एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ को हम फिर भी इसको बाद में भी कल डिस्कस करेंगे, आज फिर एक दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब अगर हमारे पास सपोज यूँ हो कि हम किसी वायर में से करंट पास करें, तो हमें पता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसी तरह की कुछ डायग्राम है कि सपोज़ हमारे पास ये करंट ऑफ वायर है, तो इस वायर में से जब हम करंट पास करते हैं तो इस वायर के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसके इर्द गिर्द ड्रॉ करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूँ ड्रॉ होगा, सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ करना है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूँ ड्रॉ होगा। अब यूँ डायग्राम बनाई जाए तो इसको एक्सप्लेन करना नामुमकिन है मेरे लिए, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी डायग्राम की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। और मैं ओरिएंटेशन चेंज करके ये कह रहा हूँ कि ये जो करंट की वायर है ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है इनटू द प्लेन, और अगर ये इनटू द प्लेन है तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा क्रॉस। ठीक है, ये करंट वायर है, ठीक है, जो करंट को लेकर इनवर्ड मूव कर रही है। अब इसके इर्द गिर्द होगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये करंट ऑफ वायर ब्लैक कलर में है जो करंट को लेकर बोर्ड के इनसाइड जा रही, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जी? क्लॉकवाइज होगी। इफ़ यू यूज़
राइट हैंड रूल और नट रूल, स्क्रू रूल हमने पढ़ा था कि अगर मैं इसको इनटू द पेपर रोल करूं तो वो नट टाइट होगा, इसका मतलब वो नट मेरे से अवे जा रहा है और उसकी रोटेशन किस तरह होगी, क्लॉकवाइज। और इसी तरह अगर मैं स्क्रू को ओपन करूं तो वो करंट, इसका मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। बहरहाल आप राइट हैंड रूल यूज़ कर लें, थंब यहाँ पर रखें और रोटेट करें तो इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज़ इसमें चलें, नेक्स्ट एम्पेयर ने क्या कहा था। एम्पेयर लॉ ये है कि जब आप इस सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास वो इक्वल होती है B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। असल में ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो इस फार्मूले के पीछे बेसिक्स हैं हमारे पास। ये फार्मूला कुछ यूँ है कि हमने पढ़ा था B डिपेंड्स अपॉन द करंट, कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी करंट की वैल्यू उतनी, करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा, B इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस किस चीज़ का, कि आप वायर से कितना दूर हैं, ये जो रेडियस है दैट इज़ रेडियस R। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इट इज़ रिटन एज B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओवर R। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम ख़त्म कर दें, कांस्टेंट लगाएं, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता है B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई। ये है कांस्टेंट, म्यू नॉट ओवर 2 पाई यहाँ पर क्या चीज़ है, कांस्टेंट। सो बाकी फार्मूला कुछ यूँ ही लिखा जाएगा, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I ओवर R। और इसी चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई करके क्या लिखा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई R। सो ये दूसरी बात का, ये जो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये है कि अगर आप वायर के करीब होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, जब हम वायर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो फार्मूला है दैट इज़ द फार्मूला ऑफ एम्पेयर। और एम्पेयर ने इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक नया तरीक़ेकार यूज़ किया। उन्होंने जो सहारा लिया वो इस चीज़ का, उन्होंने कहा कि आप मैग्नेटिक फील्ड को यूं अगर फाइंड करें, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड इट। नाउ वी कैन हैव अ वेरी इजियर मेथड फॉर दिस। वो ये कि आप इस पूरे के पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें। अगर हम इस पूरे के पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें तो मैं कह देता हूँ कि ये पहला पैच यहाँ से इतना, ये डेल्टा L1 है। इसी तरह अगला पाथ डेल्टा L2, फिर डेल्टा L3, डेल्टा L4 अप टू लास्ट पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा दैट विल बी डेल्टा LN। ठीक है, पाथ नंबर 1 2 3 4 बनाते बनाते यहाँ तक वापस डेल्टा LN। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन यूँ करें तो आप इसको लिखते हैं B डॉट डेल्टा L इज़ इक्वल्स टू, अब B डॉट डेल्टा L हमने तो इस पूरी की पूरी सर्कुलर सरफेस का पूरी की पूरी का हमने फाइंड करना है B की वैल्यू। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर का फैक्टर ही क्यों मल्टीप्लाई करना, उसकी वजह ये है कि ये एक सर्कल है और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 पाई R। ठीक हो गया। तो अगर हम इस 2 पाई R फैक्टर को उधर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस पूरी की पूरी सरफेस के लिए, वैसे तो हमने एक पैचेस के तौर पे चलना था B डॉट डेल्टा L, और इसको अगर मैं ओपन करता तो ये होना था B डेल्टा L कॉज ऑफ एंगल थीटा, और इसकी वैल्यू आ रही थी म्यू नॉट I। अब आपको पता होना चाहिए वाई इट कम्स एज म्यू नॉट I, बिकॉज हम डेल्टा L को अल्टीमेटली जब हम सारे के सारे पैचेस को कंबाइन करेंगे, क्योंकि एक पैच को करेंगे तो B डॉट डेल्टा L1, अभी मैं अगर एक एक पैच के हिसाब से चलूँ तो ये होगा डेल्टा L1, यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा। जब मैं दूसरे पैच के लिए करूँगा तो उसके लिए हम लिख देंगे B डॉट डेल्टा L2, B डेल्टा L1 कॉस थीटा। थर्ड पैच के लिए करें B डेल्टा L3, B डेल्टा
3 cos ऑफ एंगल थीटा। यूं ही चलते चले जाएं तो B डॉट डेल्टा एल एन विल बी इक्वल टू B डॉट डेल्टा एल थ्री, सॉरी डॉट नहीं है यहाँ पे, B डेल्टा एल थ्री एन कॉज ऑफ एंगल थीटा। अब हमने अगर पूरी की पूरी सरफेस में ये वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम पूरी की पूरी सरफेस की इस वैल्यू को ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ यूँ आना चाहिए, B डॉट डेल्टा एल एन, और ये एल एन तक सारे ऐड हो गए ना, तो आप इसको यूँ लिख दें समेशन बाय एडिंग ऑल दीज। अगर इन सबको मैं ऐड कर लूँ, सो समेशन इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 1, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू n, एंड b डॉट डेल्टा एल इनिशियल वैल्यू के लिए आए। ये रूल है लिखने का, याद रखिएगा। जब आप n नंबर ऑफ वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हों तो उसका रूल ये होता है समेशन मतलब एडिशन, i इज इक्वल्स टू 1 मतलब इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू कर रहे हैं और ऊपर हम फाइनल लिमिट लिखते हैं n। ये बात आपने सीख रखी है, प्रीवियस क्लासेस में हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहे। सो समेशन i इज इक्वल्स टू 1 एंड फाइनल लिमिट इज इक्वल्स टू, अब ये सारे का सारा किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट i। दिस ऑल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट i। क्यों म्यू नॉट i के इक्वल होना चाहिए? असल में ये है कि जब हम यहाँ पर इस डेल्टा एल तमाम तर पैचेस को ऐड करेंगे, मतलब मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को एक्सट्रैक्ट करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड यूँ होगी b इंटू, मतलब मैंने इन सब में से b को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 अप टू डेल्टा LN। अब अगर मैं इन सारे पैचेस को ऐड करूं, मैं ये छोटे छोटे पैचेस ऐड करता चला जाऊं n तक, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैं पूरे के पूरे सफ़ेद सर्कल के ऊपर चलकर इसी पॉइंट पर आ गया। सो आई हैव कवर्ड द सर्कमफ्रेंस b इंटू 2πr। वो 2πr वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो गया आके, ये जो फैक्टर था 2πr, ये फैक्टर उधर आकर मल्टीप्लाई हो गया इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा l। सो b डॉट डेल्टा l कम्स आउट एज म्यू नॉट i। सो वी कैन राइट इट एज कि ये पूरे का पूरा, दिस इक्वेशन इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। यही वजह है, इसी बेसिस की वजह से हमने करंट का जो यूनिट रखा वो एम्पियर है, सिर्फ और सिर्फ अपने साइंटिस्ट एम्पियर को क्रेडिट देने के लिए। एक मरतबा फिर मैं इसी चीज़ को रिपीट कर दूँ, यूँ है कि आपके पास एक वायर है, इस वायर में आपने कंसिडर किया कि करंट फ्लो कर रहा है इनटू द प्लेन, मतलब ये वायर थी, करंट लेकर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है इनटू द प्लेन। देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट and its magnetic field will be in clockwise direction according to right hand rule और the screw tight rule, जो है कि स्क्रू को जब हम टाइट करेंगे वो स्क्रू टाइट होते वक्त हमारे से अवे मूव करेगा और वो घूम किस तरह रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो आप उस तरह से भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इस डिस्टेंस के ऊपर जाकर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया तो हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि आप जितना दूर वायर से जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, और करंट जितना ज़्यादा रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, करंट जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक। अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लें, कंबाइन कर लें, तो वी कैन राइट इट एज B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओवर R। सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओवर R, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2π इंटू I ओवर R। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म, कांस्टेंट लग गया, कांस्टेंट म्यू नॉट है। और इस म्यू नॉट का मतलब क्या है? हेयर म्यू नॉट इज़ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, permeability of free space,
परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि अगर वायर में से करंट पास कर रहा है ना, तो करंट पास करते वक्त अगर आप बीच में कोई मीडियम रखें तो तब कितनी एबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ठीक है ना, परमेबिलिटी का वर्ड निकला हुआ है जी परमिशन से, कि उसके पास कितनी एबिलिटी है इफ़ेक्ट करने की। और इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ से आगे जहाँ पर आपको मसला होता है, क्योंकि बुक पे ये टॉपिक प्रॉपर नहीं है इसलिए आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, तरतीब से फिर से सुन लें। इसके बाद हमने क्या किया, ये बी की वैल्यू थी, ये हमारा कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, हमारा फाइनल रिज़ल्ट ये है। हमने इसको सीखना है कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि बुक पे एक स्टेप ये लिख दिया गया शायद और एक ये लिख दिया गया डायरेक्ट, तो आपको समझा दिया जाता है एम्पेयर सर्किट लॉ, ऐसा नहीं है। अब हमने किया क्या, इस वायर में से जो करंट पास कर रहा था इसके इर्द गिर्द बना मैग्नेटिक फील्ड। हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइन को फॉलो किया, एक उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल चूज़ किया और हमने इस सर्कल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया इन ऑर्डर टू फाइंड द होल इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट। तो जब छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया तो पहले पैच के लिए हमने लिखा बी डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू बी डेल्टा L1 कॉस थीटा, दूसरे पैच के लिए लिखा बी डेल्टा L2 कॉस थीटा, एंड सो ऑन करते करते एन तक हमने लिख लिया। अब हमने किया क्या, कंबाइन इफेक्ट निकालने के लिए, तो पूरी की पूरी इस लाइन का इफेक्ट निकालने के लिए हमने इस सारे को ऐड कर लिया। सारे को ऐड करने के लिए इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है 1, फाइनल वैल्यू हमारी क्या है n, इन सबको हमने किया ऐड। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने क्या कॉमन ले लिया, b सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 अप टू डेल्टा Ln, ये सारे के सारे ऐड हो गए। अगर मैं इन सारे पैचेस को ऐड करता चला जाऊँ, इसका मतलब मैं यहाँ तक वापस पहुँच जाऊँगा अपनी इनिशियल स्टेट पे। तो अगर मैं इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया तो मेरा ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, माई ट्रैवल डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस एंड द सर्कमफ्रेंस इज़ 2 पाई r। सो मेरा जो पूरे का पूरा पाथ ट्रैवल हो गया दैट इज़ 2 पाई r। तो अगर मैं अपनी वैल्यू पुट करूं जैसे कि मैंने किया था, मैंने कहा इस फॉर्मूले में ये म्यू नॉट की इक्वल किस तरह है, वो इस तरह से है कि मैंने लिखा हुआ है बी डॉट डेल्टा एल। बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, बी की जगह पुट हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर डेल्टा एल। डेल्टा एल पूरे के पूरे पाथ का डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि वो बाहर ऐड हो रहा है ना, तो पूरे के पूरा पाथ दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा म्यू नॉट आई। ये है एम्पेयर सर्कुलर लॉ कि जब आप किसी सरफेस का सर्कुलर पाथ के ऊपर फाइंड करते हैं टोटल वैल्यू, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आती है, दैट कम्स आउट एज म्यू नॉट टाइम्स आई। जिस तरह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस लॉ, मैग्नेटिक के केस में ये उसका बिल्कुल आप यूँ समझ लें उसके पैरेलल है, म्यू नॉट आई। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं एक सोलेनॉइड के ऊपर और वहाँ से अपने रिजल्ट्स गेन करने की कोशिश करते हैं। सोलेनॉइड क्या है, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसको हमने लूप्स की शक्ल दे रखी है, और जब हम इसको लूप्स की शक्ल देंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपस में ऐड अप हो जाएगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब तक उसमें से करंट पास करेगा देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। सो अगर मैं उस मैग्नेट को ड्रॉ करूं तो वो मैग्नेट मैं कुछ यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मेरे पास सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड को हमने प्रोवाइड कर रखा है करंट, और इसको करंट प्रोवाइड करके इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब तक करंट है इसमें के इर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, और आपने इसको इतनी क्लोजली करना है कि यहाँ पर कोई आपको ऐसा स्पेसिंग ना मिले। करंट ट्रैवल किस तरह कर रहा है,
करंट ट्रैवल करवाने के लिए मैंने इन टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ, और यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट यहाँ से ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करता हुआ यहाँ से वापस। अब यहाँ पर करंट कैसे ट्रैवल करेगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड, क्योंकि करंट ने यूँ जाकर यूँ वापस आना है। फिर यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पर भी अपवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड। ओके, करंट सर्कल में चल रहा है। अब जहाँ से करंट मेरे से अवे हो रहा है वहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ डॉट। यहाँ पर करंट मेरे से अवे रहेगा, मैंने डॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट ने जाना है आगे, उसने बोर्ड के अंदर से होकर फिर वापस आना। यहाँ से जब आएगा तो बाहर आ रहा है, यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, फिर डॉट, क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, और ये क्रॉस और इधर क्रॉस। अब हमने मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन लगा ली। उसके बाद नॉर्थ पोल अगर आपने बताना हो तो ऑब्वियसली नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा। वी हैव नो डाउट इन दैट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ऑफ द सोलेनॉइड। आप इसको ग्रैस्प करें अपनी कर्लिंग फिंगर्स के साथ। थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, अंडरस्टूड है यहाँ पर साउथ पोल होगा। इफ़ आई ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ in case if I am talking about outside from the solenoid. But if I talk about the inside the solenoid, then its direction will be south to north। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ तो जा रही हैं, लेकिन जब आप इससे बाहर की बात, अंदर की बात कर रहे हैं कि अंदर, इसके अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर यूँ होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर लोअर हेमिस्फीयर भी इसी तरह का बनेगा, और यूँ इस डायग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। सो ये हो गया सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन। अब सोलेनॉइड के अंदर हमने एक रखा है ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को रखते वक्त इस डायग्राम नहीं, मैं इसकी एक वर्चुअल डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, वहाँ से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हमारे पास ऊपर आ गया डॉट, ये सोलेनॉइड की अपर सरफेस है, और ये सोलेनॉइड की लोअर बाउंड्री है, और यहाँ पर हमने लगा दी है क्रॉस। एम्पेयर सर्किटल लॉ ही यूज़ होना है, तो इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा कुछ यूँ, और हमने इसके ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है कि किस तरह, जिस तरह हमने किया था गॉस लॉ के थर्ड एप्लीकेशन में, बिल्कुल वैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन। और अब इसके ऊपर हमने गॉस लॉ की तरह हमने इस पर अप्लाई करना है एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब होगा क्या, हम इस पूरी सरफेस के 4 हिस्से हैं, तो उनको यूँ कह देते हैं, दिस साइड इज़ L1, सॉरी दिस साइड इज़ L2, दिस साइड इज़ L3 एंड दिस साइड इज़ L4। मतलब उसकी जो चारों साइड्स हैं, उन चारों साइड्स को हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली होंगी, लाइंस कट करेंगी, और B डॉट डेल्टा L के रिज़ल्ट निकालें। अगर मैं फर्स्ट के लिए B डॉट डेल्टा L फाइंड करूं, तो फर्स्ट केस में B डॉट L1, दूसरे केस में होगा B डॉट L2, थर्ड केस में होगा B डॉट L3, और फोर्थ केस में होगा B डॉट L4। इन चारों को कैलकुलेट करें, और इसके बाद इन चारों को आप आपस में ऐड कर लेंगे। B डॉट L1 इट विल बी इक्वल टू B L1 कॉज ऑफ एंगल थीटा। अब कॉज ऑफ एंगल थीटा देखें L1 के केस में, तो L1 के केस में यूँ होगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री का केस, यहाँ पर मैग्नेट लाइंस की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि इस सरफेस की जो एक्सटेंशन है वो कुछ यूँ है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। डॉट से क्रॉस की तरफ आपने आना है ना, तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। जब मैं कॉस 90 पुट करता हूँ, तो B डॉट डेल्टा L1 के लिए मेरे पास जो आंसर आता है, दैट आंसर विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जब आपने पुट करना है B डॉट डेल्टा L1, तो B डॉट डेल्टा L1 ये अब सरफेस के अंदर है, और दूसरा यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के हिसाब से लेकर चलना होता है, तो वो दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, पैरेलल। दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, पैरेलल। तो जब पैरेलल होगी तो कॉस कितना पुट होगा, 0, सॉरी फॉर दिस, तो यहाँ पर आंसर आएगा BL1। दूसरे केस में चलें, तो दूसरे केस के अंदर BL2, तो यहाँ पर BL2 ये सरफेस
और ये सरफेस, यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो यूँ बनेगा L3 के लिए, L2 के लिए करें तो कुछ यूँ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की एक्सटेंशन यहाँ से डाउनवर्ड, दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे BL2 cos ऑफ 90 डिग्री, और 3 के लिए भी यही होगा BL2 cos ऑफ 90 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू 0, बोथ विल बी इक्वल टू 0। L2 और L3 दोनों 0 हो गए। क्यों 0 हो गए? क्योंकि दोनों का एरिया वेक्टर और B के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है। BL4 वो तो होगा ही 0, क्योंकि इट इज़ आउटसाइड फ्रॉम द फील्ड, वो फील्ड से ही बाहर है, वो तो सॉलिनॉइड के अंदर ही नहीं पूरा आ रहा है। जब वो सरफेस ही सॉलिनॉइड के अंदर नहीं है तो वो कैंसिल आउट हो गई। मतलब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दैट सरफेस मस्ट बी, द करंट मस्ट बी इनसाइड दैट, कि करंट उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आगे ये सरफेस, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस की वजह से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस सरफेस के अंदर जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, क्योंकि अगर हम इन चारों को ऐड करें तो चारों को ऐड करके हम यूँ लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी? 4। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे B डॉट L1 इज इक्वल्स टू BL1, और हमने पढ़ा था B इंटू L1 ये किसकी इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहाँ पर हम लिख देंगे म्यू नॉट I, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, ये हो गया इनका सम। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने ड्रॉ की थी लूप्स। अब एक लूप है, 2 लूप्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो यूँ तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें इस बात का मतलब अब ये है कि जब हमने एम्पेयर लॉ पढ़ा तो हमने एक ही वायर की बात की थी। अब ज़ाहिर बात है, जब 2 वायर्स आ गए, 2 डॉट्स इकट्ठे आ गए या 2 क्रॉस इकट्ठे आ गए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इनकी वैल्यू आपस में ऐड अप होगी। कहने का मतलब ये कि ये डॉट इसमें एडिशन करेगा, ये इसमें एडिशन करेगा, तो यूँ वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी? ये तो n टाइम्स हो जाएगी। तो n टाइम्स तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर मैं कह देता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो सॉलिनॉइड के टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये इक्वल होंगे जी कैपिटल N। ठीक है, और हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं फाइंड करने में कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनको हमारी बुक पे नाम दिया जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने टर्न्स हैं, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं n का, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये किसकी इक्वल होता है? n/L। तो एक स्पेसिफिक यूनिट के अकॉर्डिंग चलने के लिए हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस चीज़ को जब हम लिखेंगे तो हम इस चीज़ को यूँ लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, म्यू नॉट NI। कैसे? वो यूँ कि Li से कैंसिल, Li को Li से आपने कैंसिल कर देना है। तो इधर जो समेशन है वो हमें पता है वो किसकी इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। और जब नंबर ऑफ लूप्स आ जाएंगे तो हम B को लिखेंगे B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N/L इंटू I। ठीक है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू I/L, नंबर ऑफ N/L, यहाँ पर N कैपिटल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम सिंपल वे में लिखें तो हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, हमने सिंपल n क्यों नहीं यूज़ किया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स? वो इसलिए कि हर वायर में टर्न्स की तादाद एक जैसी नहीं होती। तो एक जैसा पैरामीटर रखने के लिए, एक जैसी कैलकुलेशंस करने के लिए हम फिर उसके लिए यूज़ करते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये था हमारा टॉपिक एम्पेयर्स लॉ और साथ उसकी एप्लीकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।